लेते हैं। देखो बेटा, हमने ये मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज है वैसे तो बहुत सारे प्रकार के होती हैं, लेकिन मुख्यतः 2 और यहाँ आपके कोर्स में 3 प्रकार के दिए हुए हैं। वैसे तो अन्य प्रकार भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन जो आपके सिलेबस में वो 3 प्रकार से। एक तो पहला वाला कौन सा था? ये था प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय ये पहला प्रकार है इसका, है ना, यहाँ जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। दूसरा है इसमें अनुचुंबकीय। कुछ पदार्थ होते हैं जो अनुचुंबकीय होते हैं। और तीसरा इसमें होता है एक और प्रकार है जिसे हम कहते हैं लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय, इन 3 के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। लौह चुंबकीय जिसको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म, है ना। ये 3 प्रकार के गुण जो है किसमें होते हैं? ये होते हैं जो हमारे पास संक्रमण तत्व होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट में, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व। और इन डी ब्लॉक के तत्वों में से कौन से तत्व ऐसे हैं बेटा जो डी ब्लॉक के तत्व नहीं है, लेकिन डी ब्लॉक के तत्व कौन से ऐसे हैं जो संक्रमण तत्व नहीं है? कौन कौन से हो? एक छोटा सा क्वेश्चन बार बार पूछता रहता हूं आपको, कौन कौन से बेटा जो संक्रमण तत्व नहीं है? डी ब्लॉक के तत्व है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। कौन 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 है? बोलो बेटा। जिंक, कैडमियम और HE, ये 3 ऐसे हैं जो डी ब्लॉक के तत्व तो हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। इनको याद रखिएगा हमेशा, है ना। तो चलो पहले हम इस पे पार्ट में हमने कल चुंबकीय आघूर्ण निकालना सीख गए थे, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट हमने निकालना शुरू कर दिया, है ना। इसमें माइक ऑन है बेटा किसी बच्चे का? माइक ऑफ रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देख लीजिए, अब हम 3 प्रकार में से कल हमने एक और चीज निकालना शुरू किया था, म्यू, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण। म्यू निकालना सीखा था, है ना। तो म्यू इज इक्वल टू क्या था? √n और n+2। इससे हमने क्या निकाला था? चुंबकीय आघूर्ण निकाला था, है ना। जहां पर n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। n क्या थी? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो पहला नंबर आता हमारा कि हम किस प्रकार से, नंबर 1 इसमें देख लेते हैं, यानी कि प्रतिचुंबकीय, है ना। पहले या अनुचुंबकीय देखें? चलो पहले प्रतिचुंबकीय देखते हैं। प्रतिचुंबकीय का मतलब होता है बेटा डायमैग्नेटिक। यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं ये डायमैग्नेटिक है। कैसे? डायमैग्नेटिक चुंबकीय, है ना। प्रतिचुंबकीय, इसको हम क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिक। अंग्रेजी में भी जरूर याद रखेगा, कभी वो डायमैग्नेटिक कह लेते हैं, डायमैग्नेटिक। ये डायमैग्नेटिज्म भी कहते हैं इसको, है ना। डायमैग्नेटिज्म भी कहा जा सकता है। प्रतिचुंबकीय गुण, है ना, जब गुण के फॉर्म में आएगा तो डायमैग्नेटिज्म हो गया। वैसे डायमैग्नेटिक होते हैं ना चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। इसमें क्या है कि जब हम क्या करते हैं, किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होता है? इसकी तीव्रता कम हो जाती है। एक तो क्या होती है, इसकी तीव्रता कम हो जाती है। तो पहले यदि हम पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसकी क्या होती है? एक तो लिखेंगे तीव्रता कम हो जाती है, ये शब्द याद रखना, तीव्रता कम हो जाती है ना। दूसरा क्या होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र जो पदार्थ जो है, क्या होता है, जो पदार्थ होगा वो चुंबकीय क्षेत्र से में प्रतिकर्षित होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा। ये 2 शब्द याद रखिएगा कि एक तो क्या काम करता है, इसकी जो पदार्थ की तीव्रता होगी वो कम होगी, और दूसरा क्या होगा, पदार्थ प्रतिकर्षित होगा। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके, है ना। एक तो तीव्रता कम हो जाती है और दूसरा क्या हो जाता है, पदार्थ प्रतिकर्षित होने लग जाता है। तो इस गुण को हम क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय कहते हैं।
दूसरा हमने इसमें एक और पॉइंट पढ़ा था कि ऐसे पदार्थ में जो उपस्थित आयन होंगे, परमाणु होंगे, है ना, वो सभी क्या होंगे, युग्मित होंगे। यहाँ पर हम एक पॉइंट और लिख लेंगे, जो इसमें आयन हो या जो हमारे पास परमाणु हो वो कैसे होंगे, युग्मित होंगे। देखो तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या होगा, यहाँ पर जो आयन हो या परमाणु हो वो कैसे होंगे, प्रतिचुंबकीय होंगे, है ना। और यहाँ पर प्रतिचुंबकीय होने के साथ साथ ये क्या होंगे, युग्मित होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर युग्म बना होगा, जितने भी इसमें इस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। तीसरा ये देखो और यहाँ पर क्या कहता है कि एक जो इलेक्ट्रॉन द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण होगा वो दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा उदासीन कर दिया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक, कल हम बात भी कर रहे थे कि एक ने चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न किया और दूसरा क्या कर देता है, उसको उदासीन कर देता है, ठीक है। ये है बेटा कुछ गुण इसके, ये युग्मित होने के कारण है। तीसरा एक पॉइंट जो महत्वपूर्ण है बताया था आपको, वो क्या कहा था कि ये ताप पर निर्भर नहीं करता है ना। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं, ताप पर निर्भर नहीं होता है, निर्भर नहीं होता है। कौन, प्रतिचुंबकीय गुण। जो हमारे पास प्रतिचुंबकीय गुण है डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी से, ये किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। इससे ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस पर, है ना। और जो प्रतिचुंबकीय गुण होता है बहुत दुर्बल होता है। ये देख लीजिएगा, जो प्रतिचुंबकीय गुण कैसे होता है बेटा, दुर्बल। ये कुछ शब्द आपको याद रखने, प्रतिचुंबकीय गुण कैसे होते हैं, दुर्बल होता है ना। ये की पॉइंट्स आपको याद रखने। जैसे मैंने दुर्बल लिखा तो इसका मतलब प्रतिचुंबकीय गुण क्या होंगे, दुर्बल होंगे। ये तार पर निर्भर नहीं करता, प्रतिचुंबकीय जो गुण होगा वो क्या नहीं होगा, ताप पर निर्भर नहीं करेगा। ये युग्मित होते हैं, तो युग्मित होने के कारण क्या होगा, जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन है उसने जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया तो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन ने उसको, उस चुंबकीय क्षेत्र को कम कर दिया, है ना, खत्म, उदासीन कर दिया। यहाँ पर देखोगे कि इसकी तीव्रता क्या होती है, इसकी तीव्रता कम होती है। ये चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, प्रतिकर्षित हो जाते हैं। तो ये कुछ गुण है इनके, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर देखोगे तो ये हमारे पास कुछ किसके लिए थे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए। अब दूसरा है अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ होते क्या है, जो हमारे पास, जिसको पैरामैग्नेटिज्म कहा जाता है, ये अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ या अनुचुंबकीय गुण कह सकते हैं, इसको कहा जाता है बेटा पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म, ये पैरामैग्नेटिज्म। अब पैरामैग्नेटिज्म होता क्या है ना। इसमें क्या होगा, यहां पर क्या होगा, पैरामैग्नेटिज्म क्या कर देता है, जो गुण होगा, ये जो किसी भी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या कर देता है, मान हमने कोई पदार्थ लिया है ना और उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख लिया, तो उसने क्या किया, जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होगा, वो तीव्रता बढ़ा देता है। तो यहाँ पर क्या होता है, तीव्रता बढ़ाता है ना, क्या कर देगा, वहां तीव्रता कम होती है, यहाँ पर क्या होता है, तीव्रता बढ़ा देता है। क्या कर देते हैं, तीव्रता बढ़ा देता है। जब हम क्या करते हैं, किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होगा, वो उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा देगा। एक पॉइंट तो ये हो गया, है ना, उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा देगा, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये तीव्रता बढ़ाने से क्या होगा, ये एक काम करेगा कि जो चुंबकीय बल रेखाएं है ना, या चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा। वो तो प्रतिकर्षित कर रहा था, ये क्या करेगा, आकर्षित करता है। यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित कर देता है, ठीक है। और जब क्या होगा,
तो इन पदार्थों को कहा जाता है अनुचुंबकीय। 2 पॉइंट्स तो आप लोगों को परिभाषा दिखाएगा कि जो तीव्रता बढ़ा देता है और चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसे हम कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। उसको हम क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। तो ये 2 गुण, और ये जो घटना है ये कहलाएगा, ये जो गुण है ये कहलाएगा अनुचुंबकत्व, है ना, पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यानी कि हम सिंपल कह सकते हैं वे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में की ओर आकर्षित होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कह सकते हैं। तो सिंपल परिभाषा के रूप में हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो मेन 2 पॉइंट ये हैं बेटा जो आप लोग याद रखोगे। उसके बाद यदि हम और आगे चलें तो यहां पर क्या होगा, ये अयुग्मित होता है। जितने भी अनुचुंबकीय पदार्थ होंगे वो क्या होंगे? अयुग्मित होंगे। यानी कि ये एक माना इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो यदि इसने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया तो दूसरों इस चुंबकीय क्षेत्र को खत्म करने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि वहां पर दूसरा इलेक्ट्रॉन था, है ना। तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होंगे, यहाँ पर क्या होंगे? एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। एक भी हो सकता है और इससे अधिक भी हो सकते हैं। एक या एक से अधिक क्या होंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। एक या एक भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। और ये क्या नहीं कर पाते हैं? चुंबकीय आघूर्ण को उदासीन नहीं कर पाते। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या नहीं कर पाते हैं? चुंबकीय आघूर्ण को उदासीन नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। अतः इसमें क्या होगा, जो चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण इनमें चुंबकीय आघूर्ण होगा। क्या होगा बेटा? चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण होगा। मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं हम इसको म्यू के रूप में भी लिखा जाता है ना। इनमें पाया जाएगा, है ना, जिनको BM, इसकी यूनिट थी बोर मैग्नेटोन। BM का मतलब बोर मैग्नेटोन। तो इस प्रकार से इनमें क्या होगा, स्थायी चुंबकीय आघूर्ण पाया जाएगा, है ना, और ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित भी होंगे। तो ये है बेटा अनुचुंबकीय गुण, जिनको हम ऐसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। और ये ध्यान रखना, जो चुंबकीय आघूर्ण होगा, मान लीजिए हमने कहा कि यदि हमने क्या किया, इनकी चुंबकीय आघूर्ण पर निर्भर करेगा। ठीक है ना। क्या करेगा निर्भर? अनुचुंबकीय गुण क्या होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करेगा। ठीक है ना। जो अयुग्मित यहां पर है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर चुंबकीय आघूर्ण निर्भर करेगा। क्या करेगा? अनुचुंबकीय या अनुचुंबकीय गुण निर्भर करेगा। अनुचुंबकीय इसको भी कह सकते हैं पहले हम इसी को समझ लेते हैं। अनुचुंबकीय गुण निर्भर करेगा। इसका मतलब समझ गए होंगे आप लोग। यानी कि जितने ज्यादा अनुचुंबकीय गुण अनुचुंबकीय इलेक्ट्रॉन होंगे, उतनी ज्यादा में क्या होगा, अनुचुंबकीय गुण पाया जाएगा, है ना। उसमें क्या होगा? अनुचुंबकीय गुण पाया जाएगा। जितनी संख्या में क्या होंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो अनुचुंबकीय गुण भी बढ़ेगा। ठीक है ना। यहाँ इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट है बेटा इसमें, लोहा चुंबकत्व। लोहा चुंबकीय गुण क्या होंगे, है ना। ये तो सिंपल इनकी परिभाषाएं हैं, अभी तो हमने इनका अनुप्रयोग देखना है, कहाँ के लिए हमने इसको देखना है। तीसरा है हमारे पास फेरोमैग्नेटिज्म, जिसको कहते हैं लोहा चुंबकत्व। लोहा चुंबकीय गुण ये पूछा जाता है बेटा, बहुत सारे शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं। ये तीनों गुण इंपॉर्टेंट है ना। लोहा चुंबकीय गुण। और लोहा चुंबकीय गुण किसे कहेंगे? जैसे मान लीजिए हमने लोहा चुंबकीय गुण क्या होंगे,
माना कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें अत्यधिक क्या होगा, अनुचुंबकीय गुण होते हैं, है ना। कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जिनमें क्या होगा, अत्यधिक अनुचुंबकीय गुण होंगे। ये क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित कर देते हैं। ये तो हमने पढ़ा भी, अनुचुंबकीय जो पदार्थ होंगे। यदि चुंबकीय गुण से इनको हटा लेने के बाद भी, माना कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कि जिनमें क्या होगा, जैसे चुंबकीय क्षेत्र में इनको रखते हैं, माना हमने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र में कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जिनको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये क्या होंगे, ये प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। लेकिन जैसे हमने क्या किया, इनको यहां से हटा दिया, चुंबकीय क्षेत्र से हटा दिया, है ना, लेने के बाद भी स्वयं स्वयं क्या करने लग जाते हैं, चुंबकीय गुण दिखाने लग जाते हैं। जैसे मानो कोई लोहा चुंबकीय पदार्थ है, हमने क्या किया, इसको कुछ समय के लिए चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, लेकिन उसके बाद हटाया तो ये चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा लोहा चुंबकीय पदार्थ। कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने कि हमने कोई पदार्थ लिया और उसको, लोहे की एक वस्तु ली और उसको थोड़ी देर के लिए चुंबक के साथ रखा, तो फिर क्या करने लग जाता है, उसके अंदर चुंबकीय गुण आ जाते हैं और वो स्वयं क्या करने लग जाता है, चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाता है, चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाता है। तो उसको हम बोलते हैं बेटा लोहा चुंबकीय पदार्थ। पहले उसमें जैसे माना सपोज आपने एक लोहे का पदार्थ ये लिया और एक लोहे का दूसरा ये लिया, अब इनको आपस में लगाया तो ये नहीं चिपक रहे थे एक दूसरे से, है ना, लेकिन आपने क्या किया, इसको थोड़ी देर के लिए चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या हुआ, कुछ देर तक जैसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा, अब फिर इसको लेके आए तो ये इसको आकर्षित करने लग गया, यानी कि इसके अंदर चुंबकीय गुण आ गए, है ना। तो ये क्या होते हैं, जैसे स्थायी चुंबक होता है उस प्रकार के व्यवहार करने लग जाता है, तो इसको बोलते हैं लोहा चुंबक, है ना। ऐसे चुंबकीय ऐसे पदार्थ लोहा चुंबकीय कहलाते हैं और उनको कहा जाता है लोहा चुंबकत्व। देखो बेटा, यहां पर हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि माना कोई पदार्थ अनुचुंबकीय गुण है, कोई पदार्थ क्या है, अत्यधिक अनुचुंबकीय होते हैं, है ना। लेकिन माना कोई पदार्थ अनुचुंबकीय है, कोई पदार्थ क्या है, अनुचुंबकीय है, माने जिसमें चुंबकीय गुण नहीं है ना, अनुचुंबकीय। माना कोई पदार्थ अनुचुंबकीय है और हमने क्या किया, इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा, किस में रखा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा। कोई अनुचुंबकीय पदार्थ को जब हम क्या करते हैं, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, देखो हमने कोई अनुचुंबकीय पदार्थ लिया और उसको क्या किया, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा, किस में रखा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में। और जब हमने इसको चुंबकीय क्षेत्र से हटाया, हटाने के बाद इसने क्या किया, स्वयं को स्थायी चुंबक की भांति व्यवहार करने लग गया, स्वयं क्या करने लगे, स्थायी चुंबक की भांति। देखो हमने कोई अनुचुंबकीय पदार्थ लिया, उसको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो स्वयं क्या करने लगे, उसको चुंबकीय क्षेत्र से हटाया, तो हटाने पर वो क्या करने लग गया, स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करने लग गया। तो ये जो गुण होगा इसको बोलते हैं हम लोह चुंबकीय गुण, इसको क्या कहेंगे, लोह चुंबकीय गुण। और ये किस किस में हो सकता है, ये हो सकता है आयरन में होता है, कोबाल्ट में होता है, निकिल में होता है, ठीक है ना, आयरन ऑक्साइड में होता है Fe3O4 में, है ना, और मैग्नीज में होता है, इनकी मिश्र धातुओं में भी होता है, ठीक है बेटा। ये गुण इनमें होता है। पहले तो कोई इसको सिंपल ऐसे समझ सकते हैं, इनमें कोई ये चुंबकीय गुण नहीं था, है ना, इनमें कोई चुंबकीय गुण नहीं था, हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा और उसके बाद वो स्वयं क्या हो गया, स्थायी चुंबक की भांति व्यवहार करने लगे, है ना। इसको कहा जाता है बेटा, इसको क्या कह सकते हैं हम, इसको कहते हैं, क्या कहा जाता है बेटा, इसको हम कहते हैं लोहा चुंबकीय।
ये समझ में आ गया सभी क्या आ गया होगा कि लोह चुंबकीय गुण क्या होगा। अब और आगे चलते हैं लोह चुंबकीय के बाद। इसमें यहां पर देखें बेटा कि इन पदार्थों में क्या होगा, अनेक छोटे छोटे क्या होंगे, आणविक चुंबक होंगे, है ना, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पे रखने पर क्या होंगे, सभी आणविक जो चुंबक होंगे एक ही दिशा में एक ही प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है ना। इसमें एक कहने का इनका एक था कि इनमें चुंबक छोटे छोटे ऐसे रूपों में हैं, आणविक कणों के रूप में। अब हो सकता है कि इनका चुंबकीय क्षेत्र किसी का यहाँ आ रहा हो, किसी का यहाँ आ रहा हो, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हो, है ना। जब ये चुंबकीय क्षेत्र में रख दिए तो उनको एक ही दिशा में फिर चुंबकीय क्षेत्र हो गया सबका। तो इस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है इसमें, है ना। तो इन सभी चुंबक को एक ही दिशा में आ जाएंगे और तभी काम करने लगेंगे चुंबक की भांति। ठीक है ना। और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा देने पर क्या होगा, ये व्यवस्था बनी रहती है ना, और ये स्थायी चुंबक की तरह कार्य करने लग जाते हैं ना। ताप बढ़ाने पर या चोट करने पर यह व्यवस्था बिगड़ जाती है। जैसे हम ताप बढ़ाया, हमने ताप इसको गर्म किया, जो लोहे चुंबक के गुण आ गया इनमें, है ना। लेकिन जैसे हमने ताप बढ़ाया तो ताप बढ़ाने पर क्या हो गया, इसका चुंबक तो खत्म भी हो सकता है ना। या हमने इसको हथौड़े से पीटा, जैसे माने ये पदार्थ है, इस पदार्थ पे चुंबकीय गुण आ गया, हमने इसको क्या किया, अधिक ताप में रखा, तब भी चुंबकीय गुण खत्म हो सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, किसी और चीज से चोट मारे इस पर, तो तब भी क्या हो सकता है, चुंबकीय गुण नष्ट हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये होंगे लोह चुंबकीय पदार्थ। तो हमने 3 प्रकार के पदार्थ पढ़े, कौन कौन से हैं, अनुचुंबकीय, है ना, प्रतिचुंबकीय, जिसको हम कह सकते हैं प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। ठीक है। इनका अनुप्रयोग कहाँ होता है, चुंबकीय गुणों के जो अनुप्रयोग है वो कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं। जैसे देखो बेटा, यहां पर क्या होगा कि यदि हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इससे क्या पता कर सकते हैं, जहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उससे क्या पता लगेगा कि ये अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है ना। तो चुंबकीय गुणों में क्या होगा, परमाणु में यदि क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो हमें पता लग जाएगा ये कैसे पदार्थ है, ये हो जाएंगे अनुचुंबकीय गुण, है ना। इनके अंदर क्या होगा, अनुचुंबकीय गुण, जहां अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। और जिन धातुओं में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, हम समझ जाएंगे ये क्या है, इसमें क्या होगा, इनमें चुंबकीय गुण होंगे। ठीक है ना, अनुचुंबकीय पदार्थ होंगे, है ना। एक तो इस पता लग जाता है। और जो संक्रमण धातुएं हैं कि यौगिकों के बिलियनों की रंगों की व्याख्या हो सकती है। यहाँ पर रंग का पता भी इन्हीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से पता लग जाता है ना। यानी कि रंग किसके कारण होगा, इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होगा, ये भी हमें इससे पता लग जाता है ना। और दूसरा एक और पता लगता है इससे कि जो आयनिक और सहसंयोजी बंध, ठीक है ना, ये आयनिक बंध हो गया, और दूसरा और जो हमारे पास हो गया सहसंयोजी बंध, सहसंयोजक बंध। ठीक है ना, के अंतर की व्याख्या की जा सकती है। इनके अंतर की व्याख्या हम इससे कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों के अयुग्मित और युग्मित होने, है ना, चुंबकीय गुणों के कारण। चुंबकीय गुणों के मान से क्या हो सकता है, जो यदि हमने चुंबकीय गुणों का मान निकाल लिया तो उससे जो संकुल यौगिक होते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम पढ़ेंगे, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। संकुल यौगिक, जो संकुल यौगिकों की संक्रमण धातु आयन की संकरण, जो हमारे पास क्या होगा, इसकी जो संकरण अवस्था है वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। संकुल यौगिकों में जो धातु आयन है उसकी हम संकरण अवस्था और आकृति को निर्धारित किया जा सकता है। ये सारे के सारे गुण क्या हैं, इस अनुचुंबकीय के कारण पता लगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमने तीनों गुणों को हमने पढ़ लिया। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण था, हमने जो नई चीज पढ़ी थी वो म्यू था,
ये याद रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन बनता बेटा। और दूसरा हमने निकाल दिया कि कौन से, हमने ये सीख लिया कि मान लीजिए वैनेडियम है और इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज आता है, तो अनुचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, ये निकालना सीख गए। या वैनेडियम पे 2 प्लस चार्ज है तो किस प्रकार का गुण होगा, वो हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देख सकते हैं कि ये अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, ठीक है ना। या हमने Mn2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन देखा, ये कैसे गुण का होगा, तो कैसे होता है बेटा, ये Mn2 पॉजिटिव किस प्रकार का गुण होगा, अनुचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन बीच में, कैसे पता करेंगे। माना आपके पास किसी ने कहा कि Mn है और इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, अब बताओ ये कैसे होगा, अनुचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, कैसे होगा बेटा। हमें क्या करना होगा इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। Mn का होता है 25। सरल तरीका देखो, सबसे सरल तरीका हमने क्या किया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d5। लेकिन ये 25 का हुआ, हमें तो 2 कम करने, तो 2 कम कर दो यहाँ से, ये चले गए, है ना, ये 0 हो गए। अब D है, D में 5 इलेक्ट्रॉन है और कक्षक कितने होते हैं, 5। तो हमें ये भी मालूम है कि इसके 5 D के होते हैं 5 कक्षक, 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5। और होल्ड के नियम अनुसार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होंगे जब प्रत्येक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन निकले। इसके पास क्या है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मीन्स अनुचुंबकीय, इसको बोलते हैं बेटा पैरामैग्नेटिक। ये अनुचुंबकीय होगा, बस हमने निकाल दिया, है ना। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, फटाक से देखा इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 5, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, अनुचुंबकीय गुण बढ़ेगा, तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ होंगे, ये हमने पता लगा दिया। तो इसी प्रकार से हम किसी भी पदार्थ, और यदि सारे युग्मित होते, ऐसा होता, तो तब हम कहते हैं ये क्या है, कौन सा वाला होगा, डायमैग्नेटिक, जिसको हम बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो जाता है, ठीक है ना। ये हमने सीख लिया, ठीक है बेटा। इससे संबंधित क्वेश्चन भी हम करेंगे आज, है ना, इससे संबंधित क्वेश्चन भी हम करेंगे। दूसरा हमारे पास रंगीन आयन। रंगीन आयन होते क्या होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर यदि देखोगे बेटा, तो संक्रमण तत्व, जो संक्रमण तत्व होते हैं, जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो जो संक्रमण तत्व है, संक्रमण तत्व आप लोग समझ गए होंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। केवल किन तीनों को छोड़ करके, जिंक, कैडमियम और Hg को छोड़कर, इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं, जो यौगिक होंगे। संक्रमण तत्व जो हैं कि यौगिक हो गए, अधिकांश यौगिक, सभी नहीं बेटा, अधिकांश यौगिक कैसे होंगे, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था, अधिकांश यौगिक जो ठोस अवस्था होगी, और विलयन अवस्था, जितने भी यौगिक है ना, अधिकांश जो यौगिक हैं, ये ठोस अवस्था और विलयन अवस्था में क्या होंगे, रंगीन होते हैं। या तो ठोस अवस्था में देखेंगे इनको तब भी रंगीन होंगे, या विलयन अवस्था में देखेंगे तो रंगीन होंगे। तो ये ध्यान रखना हमने कि संक्रमण तत्व क्या होंगे, ठोस अवस्था हो या विलयन अवस्था हो, अधिकांश, है ना, अधिकांश, ये शब्द हम देखेंगे, लगभग सभी, तो क्या होंगे, ये कैसे होंगे, रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं। और ये डिपेंड करता है बेटा इनमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर। किस पर डिपेंड करता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और देखो इसमें क्या होगा
इनमें देखो कैसे पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे, देखो यदि हमारे पास D 0 है, D पे 0 है, S पे 0 है ना, और D पे 10 है, देखो इन यदि हम कहेंगे इन कक्षकों में यदि इतने इलेक्ट्रॉन हैं और कैसे हैं, D में 0 है, S में 0 है और D में 10 है, तो ये कैसे यौगिक होंगे, ये होंगे रंगहीन, इन पे कोई रंग नहीं। यदि हमने D में 0 देख लिया तो कलरलेस हो जाएंगे, ठीक है ना, और S में भी 0 है तो तब भी कलरलेस हो जाएंगे, ठीक है ना, और S देखो D में 10 हो गए तब भी कलरलेस हो जाएंगे, और एक S में 2 भी हो गए तब भी कलरलेस होंगे, है ना, ये प्राय क्या होंगे, रंगहीन होंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए हमें किसी ने कहा स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, बताओ भाई कलर्ड वाला है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, 21, है ना। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो यहाँ 1s2 2s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1, ये होता है स्कैंडियम का। लेकिन इसने क्या किया, 3 पॉजिटिव चार्ज लगा दी बेटा। 3 पॉजिटिव चार्ज का मतलब हमने S को 0 करना है, D को भी 0 करना है, तो देखो D में क्या आ गया, 0 आ गया, है ना, S में भी कितना आ गया, 0 आ गया, इन दोनों में 0 है, इसका मतलब कैसे होगा, ये रंगहीन, कैसे होगा, रंगहीन, है ना। और मान लीजिए कोई अन्य तत्व होते हैं, अन्य एलिमेंट्स, कैसे पता लगाएंगे, चलो एक मिनट और देखते हैं। तो एक उनके कलर अलग अलग होंगे, वो अलग चीज है। अब मान लीजिए किसी ने कहा कि चलो ठीक है, ये तो क्या है, कलरलेस है, टाइटेनियम है, टाइटेनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कैसे होगा, तो हमने कहा टाइटेनियम का होता है 22, स्कैंडियम टाइटेनियम, है ना, तो ये 22 होता है, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा, यहाँ तक तो सेम है, 3 इलेक्ट्रॉन निकलना है, तो 22 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा ना, 22 21 तो पहले ये था, 22 में 2 2 हो जाएंगे, और इसमें से 3 निकलने हैं, 3 निकलने का मतलब क्या होगा बेटा, 2 तो निकलेंगे, देखो ऐसे, ये इसको पूरे लिख लेते हैं ना, 4s2 एंड 3d2 ऐसा था, है ना। तो हमने क्या कहा, 3 इलेक्ट्रॉन निकलने, तो 3 का मतलब 1 2 तो इससे निकल जाएंगे और 1 इससे निकलेगा, तो यहाँ पर D, तो D के पास कितना बचा, 1, तो हमें पता है कि इसके 5 कक्षक होते हैं लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और ये कैसा हो रहा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और जहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा इसका मतलब क्या होगा, ये तो कलर्ड दिखाएगा, ये तो रंगीन होगा, है ना, तो इसका मतलब ये कलर होगा, ये इस कलर्ड होगा, रंगीन होगा, ऊपर वाला रंगहीन है और एक ऐसा होगा रंगीन होगा, और इसका जो रंग होता है बेटा वो नीला लोहित होता है, नीला लोहित, इस प्रकार से कलर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां हम ये समझ सकते हैं किस प्रकार से हम इनके कलर्स को नोट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इनके बारे में सीखेंगे कि रंग कैसे कैसे अलग अलग प्रकार के आएंगे, ये कुछ लक्षण थे, है ना। तो यहाँ हमने समझ गए कि किस प्रकार से कलर्ड जो यौगिक हैं कैसे कैसे इनकी कलर को पता कर सकते हैं कि रंगीन है या नहीं। तो कई भी क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि ये रंगीन है या रंगहीन है ना। देखो बेटे यहाँ पर हमें मालूम है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। इसमें कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, है ना। कितने रंग होते हैं सूर्य के प्रकाश में, 7 रंग, है ना, 7 रंग। और उसको हमने प्रिज्म के द्वारा भी अलग अलग किया हुआ रहता है ना। और ये कहते हैं कि साइंस इसको इस प्रकार समझाता है कि जो 7 रंग है वो उनकी जो विकिरण है, विकिरण क्या होते हैं, अलग अलग तरंग दैर्ध्य होती है उनके पास, है ना, अलग अलग क्या होती है, तरंग दैर्ध्य होते हैं। और तरंग दैर्ध्य के क्रम में क्या है, जो 7 रंगों की जो तरंग दैर्ध्य का क्रम लगातार का क्रम है में होती है ना। और वो 7 रंग कौन कौन से होते हैं, इसको हमने पढ़ा भी था, विवग्योर, विवग्योर पढ़ा होगा आप लोगों ने,
विबग्योर के रूप में हम इसको 7 रंगों को जानते हैं। यहाँ पर वी का मतलब हो गया वायलेट कलर, है ना। आई का मतलब हो गया इंडिगो, है ना। वी का मतलब हो गया ब्लू, है ना। जी का मतलब हो गया ग्रीन, और वाई का मतलब क्या हो गया येलो, और ओ का मतलब हो गया ऑरेंज, और आर का मतलब रेड। इतने कलरों से मिलकर के क्या बनता है, सूर्य का प्रकाश बनता है। अब ये जो सारे कलर हैं, सूर्य का प्रकाश है ना, और मान लीजिए इस सूर्य का प्रकाश आता है ना, इस साथ सबके सब रंग आएंगे, है ना। और यदि इन सभी रंगों में, ठीक है ना, इस सारे के सारे रंग कोई पदार्थ अवशोषित कर लेता है, माने यहाँ पर कोई पदार्थ था और उसने क्या किया, इन सारे रंगों को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। पदार्थ था और इस पदार्थ ने क्या किया, इन सारे रंगों को क्या कर दिया, अवशोषित कर लिया, माने सारे रंग को क्या कर दिया, सोख लिया अपने पास। तो ये हमें कैसे दिखाई देगा, यदि मानो ये सारे रंगों को अवशोषित कर लेता है तो ये वस्तु हमें दिखाई देगी काली, काले रंग का, ठीक है ना। यदि सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों को कोई पदार्थ अवशोषित कर लेता है तो हमें कैसे दिखाई देती है, काले रंग की। और मान लीजिए ये सूर्य का प्रकाश आया, 7 रंगों को लेकर के आया, और यहाँ पर कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है ना, और इस पदार्थ ने, ये वस्तु ने 7 रंगों को किसी भी को अवशोषित नहीं किया, इनमें से किसी को भी अवशोषित नहीं करती, तो वो कैसे दिखाई देगा हमें, वो दिखाई देगा सफेद रंग, श्वेत रंग। यदि उस 7 रंगों को अवशोषित कर ले तो वस्तु में काली दिखाई देगी। 7 रंगों को अवशोषित न करे, सारे के सारे बाहर निकाल दे इसमें से, तो हमें दिखाई देगा सफेद। तो सूर्य का प्रकाश यदि कोई पदार्थ जो पूरा अवशोषित कर लेता है तो काले रंग का हो जाएगा, और यदि सारे पदार्थों को अवशोषित नहीं कर, इन कलर्स को अवशोषित नहीं करता है तो वो क्या कैसे दिखाई देगा, सफेद रंग दिखाई देगा। अब यहाँ पर एक और कहानी और मजेदार है बेटा, कि जो कलर हमें दिखाई देता है ना, जो कलर हमें दिखाई देता है, अब इसके पीछे बहुत अच्छी कहानी है। यहाँ समझ गए आप लोग, ये 2 चीजें तो समझ गए कि यदि 7 के 7 रंगों को अवशोषित कर लिया, काला रंग, 7 के 7 रंगों को अवशोषित नहीं किया सूर्य के प्रकाश के, तो हमें सफेद दिखाई देगा, है ना। अब और चलते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री कलर की तरफ, है ना। ये तो हो गया। अब पूरक रंग होते हैं, एक होता है पूरक रंग जिनको हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं, पूरक रंग, है ना। पूरक रंग, ये पूरक रंग क्या हुआ कि मान लीजिए हमने कोई वस्तु हमें आसमानी रंग को अवशोषित करती, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है या पदार्थ है ना, एक वस्तु है, और इस वस्तु ने क्या किया, जो आसमानी रंग है, ध्यान रखना, आसमानी रंग सभी जानते होंगे, आसमान का जैसे रंग होता है ना। मान लीजिए कोई वस्तु है और उसने क्या किया, आसमानी रंग को अवशोषित किया, इस रंग को क्या किया, अवशोषित किया। कौन सा रंग अवशोषित हुआ बेटा, आसमानी रंग अवशोषित हुआ। तो अब वस्तु कैसे दिखाई देगा हमें, इसमें से जो 7 रंगों में से केवल आसमानी रंग को अवशोषित किया, तो वस्तु हमें दिखाई देगी नारंगी रंग की। ये है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री कलर, कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर की अवशोषित हो रहा आसमानी रंग, लेकिन हमें दिखाई दे रही वस्तु कैसे, नारंगी रंग। तो ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें हमें ध्यान रखना कि कौन से कलर से कौन, जो अवशोषित, मान लीजिए कुछ अवशोषित कलर, अब इसको ऐसे पढ़ रहे थे अवशोषित। अब आप लोगों को पता लग जाना चाहिए कि ये कलर अवशोषित हो रहा होगा, तब हमें ये पूरक रंग दिखाई दे रहा होगा। जो पूरक रंग है ये हमें दिखाई दे रहा होगा। ये क्या कहना चाह रहे बेटा, मानसी कुछ कहना चाह रही,
बोल सकते हो, माइक ऑन करके बोलो। यहाँ देखो, यहाँ पर जैसे हम यहाँ देखेंगे तो जैसे अवशोषित कलर, यदि कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा बोल सकते हो, पूछ सकते हो। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा तुमने, SU लिखा ओनली, है ना। देखो जैसे हमने यहाँ पर देखा अवशोषित कलर है बैंगनी। यदि इन कलर्स में से बैंगनी रंग को अवशोषित किया, कोई वस्तु जो है क्या करती है, बैंगनी कलर को अवशोषित करती है, तो हमें वो वस्तु कैसे दिखाई देती है, हरित पीला। ये कॉम्प्ली हरित पीला। यदि वो बैंगनी रंग को क्या करती है, अवशोषित करती है, तो हमें हरित पीला दिखाई देगा। इसकी जो तरंग दैर्ध्य होगी बेटा, इस जो प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होगी वो कितनी होनी चाहिए, तरंग दैर्ध्य यहाँ पर लिख लेता हूं, है ना। यहाँ पर ये है लगभग 4000 किलो एंगस्ट्रॉम, है ना। एंगस्ट्रॉम को हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो देखो बैंगनी रंग अवशोषित हुआ तो हमें हरे पीले रंग दिखाई देने लगा। यदि नीला रंग अवशोषित होता है, मान लीजिए नीला रंग अवशोषित हो रहा है, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें पीला दिखाई देगा। नीला अवशोषित हो रहा है तो हमें पीला दिखाई दे रहा है ना। और यदि नीला हरा दिखाई अवशोषित हो रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स उन्होंने ढूंढे हुए हैं, तो लाल हमें दिखाई देगा, नीला हरा अवशोषित होगा। पीला हरा यदि क्या हो रहा हो, अवशोषित हो रहा, तो हमें दिखाई देगा बैंगनी रंग। ठीक है ना, कैसे दिखाई देगा, बैंगनी रंग दिखाई देगा, है ना। और यदि हम पीला रंग क्या हुआ, अवशोषित हुआ, तो ये हमें दिखाई देगा गहरा नीला। ये कुछ कलर्स है ना। वैसे इनको याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें समझने के लिए जरूरी है। माना नारंगी रंग है ना, तो नारंगी रंग यदि अवशोषित हो रहा तो हमें नीला दिखाई देगा, ठीक है ना। और यदि लाल रंग अवशोषित हो रहा है तो इसका मतलब वो हमें वस्तु कैसे दिखाएगा, नीला हरा दिखाई देगा। ये कुछ कलर्स हैं जो उन्होंने दिए हुए हैं कि किस प्रकार से ये पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना बेटा। ये पूरक रंग जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जित होने वाला पूरक रंग, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ये कौन सा अवशोषित हो रहा होगा और किस प्रकार के कलर हमें दिखाई दे रहा होगा। अब ऐसा क्यों होता होगा, है ना, उसके पीछे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये तो समझ गए होंगे हम लोग इस प्रकार। अच्छा ठीक ठीक राइट, इसको थोड़ा यहीं पे रोक लेते बेटा, और इसके